नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज भारत में अवैध धर्मांतरण की और अवैध धर्मांतरण के लिए मुस्लिम देशों से आ रही फंडिंग की, जिसे लेकर देश भर की राज्य सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं। धर्मांतरण के लिए मुस्लिम देशों की ओर से की जा रही फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है और इस तरह की फंडिंग को लेकर राज्य सरकारों के भी कान खड़े कर दिए हैं। अब तक 12 राज्यों ने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए अपने कानून में बदलाव किए हैं, लेकिन बात सबसे पहले असम की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यदि मौजूदा हालात के अनुसार जनसंख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी तो 2041 तक असम में मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। मतलब असम में मुस्लिम आबादी लगभग 50% हो जाएगी। श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में रहने वाले महज 3% मुस्लिम ही असमिया मूल के हैं, जबकि 31% मुस्लिम आबादी घुसपैठिए हैं जो मुख्यतः बांग्लादेश से आए हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2011 में असम की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या 1.07 करोड़ यानी तकरीबन 34% थी और हिंदू जनसंख्या तकरीबन 61% रही। असम के सीएम ने आशंका जताई है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2041 तक असम की जनसंख्या में 50% तबका मुस्लिम होगा और हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बन जाएगा। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2001 में असम के 23 जिलों में 6 मुस्लिम बहुल जिले थे। इसमें धुबरी, गोलापारा, बारपेटा, नागांव, करीमगंज और हैलाकांडी था। 2011 में जिलों की संख्या 27 हुई और इसमें बढ़ के मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 9 पहुंच गई और ताज़ा आंकड़ों की माने तो अब यह 9 से बढ़कर मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या 11 हो गई है। जब मुस्लिम बहुल जिलों की संख्या बताई जा रही है तो यह मान लीजिए कि हम बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की कर रहे हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव पर यह सिर्फ भूमि जिहाद ही नहीं बल्कि असम को खत्म करने वाला जिहाद है। यही प्रवृत्ति जारी रही तो अगले 20 सालों में असम के मूल निवासी अल्पसंख्यक बन जाएंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि डेमोक्रेसी चेंज का मकसद भारत की अखंडता को चोट पहुंचाना है, जिसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाकर ही इस तरह के षड्यंत्र पर काबू पाया जा सकता है। सीएम हेमंता ने अतिक्रमण अभियान पर कहा कि असम में लगभग 29 लाख बीघा यानी 10 लाख एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है। इन पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और संदिग्ध नागरिक रह रहे हैं। असम में बाहर से आए हुए मुस्लिमों को मियाँ कहा जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये मियाँ लोग अपने मूल जिलों में जमीन होने के बावजूद सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर अवैध रूप से बस जाते हैं और फिर वहां की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। इसके बाद जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इनका बड़ा वोट बैंक बन जाता है। इसके कारण स्थानीय राजनीतिक पार्टियां उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती हैं। असम सीएम ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया कांग्रेस के संरक्षण में सालों से चल रही है। जहां जहां जनसंख्यिकी बदलाव हुआ है वहां कांग्रेस को अचानक अधिक वोट मिलने लगे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि उनकी सरकार ने मई 2021 से लेकर अब तक 1,19,548 बीघा जमीन यानी 160 वर्ग किलोमीटर जमीन को मुक्त करवाया है अतिक्रमण से। ये जमीन ज्यादातर वन विभाग की थी। असम के सीएम ने यह भी कहा कि अभी तक लाखों बीघा भूमि अतिक्रमण के अधीन है और सरकार इसे भी मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण और भूमि अधिकारों से जुड़े कानूनों पर भी विचार कर रही है ताकि असम की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को बचाया जा सके। ऐसे हालात से प्रभावित भारत के 12 राज्य बुरी तरीके से प्रभावित हैं। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने यहां तक कह दिया है कि राज्य में अवैध तरीके से रह रहे लोगों और धर्मांतरण के लिए आने वाले लोगों पर रोक लगाने का वक्त आ गया है। गोवा में भी प्रमोद सावंत की अगुवाई वाली सरकार
लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त है। इसको लेकर कानून लाने की तैयारी चल रही है। सीएम सावंत ने गोवा में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही। गोवा के सीएम सावंत ने यह घोषणा 21 जुलाई 2025 को विधानसभा मानसून सत्र के दौरान की। मामला तब सामने आया जब कई राज्यों में एक्टिव धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के नाम आए, जो गोवा में जमीन से अवैध धर्मांतरण का विदेशी फंडिंग के जरिए रैकेट चला रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कानून है उसमें जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं है। कई राज्यों ने ऐसे कानून बना लिए हैं। मैं मानता हूं कि हमें भी ऐसे कानून को लाना चाहिए ताकि जबरन धर्मांतरण को रोका जा सके। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा कि गोवा में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। हाल में ही सेंट फ्रांसिस जेवियर समारोह ओल्ड गोवा में हुआ, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, लेकिन उसी समय आईएसआईएस से संबंधित एक महिला को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह ओल्ड गोवा में रह रही थी। मिशन अस्मिता के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद गोवा सहित देश भर की तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पे हैं। वहीं पूरे मामले पे गोवा के विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि जब यूपी पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़ सकती है तो फिर गोवा पुलिस और क्राइम ब्रांच को उसकी भनक क्यों नहीं थी। आपको बता दें कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान था, जिसे दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर पकड़ा। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस नेटवर्क का कनेक्शन आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से है। धर्मांतरण के लिए भी विदेशी फंडिंग होने का पता चला। इन 10 लोगों में से 6 पहले हिंदू थे, जिसमें कृष्णा नाम का व्यक्ति भी शामिल है। ये लोग युवकों और युवतियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जा रहे थे। इस नेटवर्क में शामिल आरोपी अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहे थे, जैसे पैसे लेने देने, कानूनी सलाह देना, नए फोन सिम कार्ड मुहैया कराना, युवाओं को प्रेम जाल यानी लव जिहाद में फंसाना और धर्म परिवर्तन में मदद कराना। भारत के 12 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर इस तरह का कानून बनाया गया है कि इस तरह की हरकतों को गैर कानूनी माना गया है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इन राज्यों में धर्म की स्वतंत्रता नियम के तहत ऐसे नियम बनाए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक धोखे से लालच देकर या मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने से रोकते हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ऐसे ही सख्त कानून बने हैं। यूपी में तो अवैध धर्मांतरण करने पर 3 साल से 10 साल की सजा है। सामूहिक धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण कराने पर 7 से 14 साल की सजा है। नाबालिग से ये हरकत करने पर, धोखा, फरेब तथा किसी भी तरीके के धर्मांतरण करने पर यह सजा 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मुस्लिम देशों से आ रही फंडिंग असल में अवैध धर्मांतरण का मुख्य हथियार बन गया है, जिसका असर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक पर भी पड़ा है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के रोकने के लिए अब तक 46 साल बाद अरुणाचल सरकार ने 1978 में बने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को लागू करने का फैसला किया। यह फैसला तब किया गया जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में राज्य सरकार को 6 महीने के अंदर इस कानून के लिए नियम बनाने के निर्देश दिए। इस फैसले का कुछ ईसाई संगठनों ने विरोध किया। यह कानून अक्टूबर 1978 में पास हुआ था। इसका उद्देश्य व्यक्ति को जबरदस्ती, लालच या धोखे से एक धर्म से दूसरे धर्म में बदलने से रोका जा सके, इसलिए यह कानून लाया गया था, जिससे स्थानीय परंपराओं और स्थानीय समुदायों का संरक्षण किया जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम कानून लाया जा रहा है, जिससे
जनजातियों और अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन से रोक सकेगा। छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर आरोपी को कम से कम 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है। गुजरात सरकार ने 2021 धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लाया। इस कानून का उल्लंघन करने पर उसे 3 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और कम से कम 2 लाख का जुर्माना देना होगा। पीड़ित महिला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की होगी तो यह सजा बढ़कर 4 साल से लेकर 7 साल तक की होगी और 3 लाख जुर्माना होगा। अगर कोई संस्था इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाई जाती है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और दोषियों को 10 साल तक की जेल और 5 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा धर्मांतरण की रोकथाम विधेयक 2022 पास किया। इसमें आरोपी को 4 साल से 10 साल की सजा और कम से कम 3 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 में आरोपी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना 1 लाख रुपए किया गया है। जबकि झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2017 में बना धर्म स्वतंत्रता नियम में 3 साल तक की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। जबकि बात करें कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार की, जिसने 2022 में उस समय बीजेपी की सरकार थी, 2022 में जब एक कानून लाया गया जिसमें धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम पास किया गया, जिसमें 3 साल से 10 साल तक की जेल और 25,000 रुपये तक का जुर्माना था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद साल 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस कानून को खत्म करने का फैसला किया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुमित गर्ग जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और वेद भूषण जी, पूर्व IPS। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। वेद भूषण जी, पहला सवाल आप ही से। बॉर्डर पर इस्लामिक स्थलों जैसे मस्जिद, मदरसे, मकबरे की तादाद में असामान्य ढंग से बढ़ोतरी देखी जा रही है। या यूपी की बात की जाए, बिहार की बात की जाए या सीमावर्ती राज्यों की बात की जाए, सब जगह हालात ऐसे ही हैं। इसमें खतरा आपको दिखता है? देखिए प्रसन्न जी, इसका जवाब जानने के लिए हमें अपने इतिहास को खंगालना पड़ेगा, इतिहास को देखना पड़ेगा जी। दुर्भाग्य से हिंदू राष्ट्र होते हुए भी, हिंदू मेजोरिटी होते हुए भी यहाँ पर मुगलों ने शासन किया। सैकड़ों साल तक मुगल इस देश पर, इसकी कुर्सी पर आसीन रहे। तमाम गद्दियां उनके अंडर रही, बादशाह सलामत की नगरी चलती रही। उसके बाद दुर्भाग्य से ब्रिटिशर्स ने आकर यहाँ पर हमारे हिंदू कमजोर होने का फायदा उठाया। उसी क्रम के अंदर ब्रिटिशर्स ने भी सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। केवल मुस्लिमत नहीं, क्रिश्चियनिटी को भी जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक थोपा गया, पूरा आप साउथ देखें, स्पेशली केरल देखें, तमिलनाडु देखें, किस तरह से क्रिश्चियनिटी वहां पर हावी रही। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट लगभग क्रिश्चियनिटी की गोद में जा चुके हैं और हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि पंजाब के अंदर लगभग हर गांव के अंदर चर्च बन चुके हैं, पास्टर वहां पर नियुक्त हो चुके हैं जो कि पादरी का काम करते हैं, जो कि क्रिश्चियनिटी की वेद भूषण जी, ये आंकड़े तो हम सबको मालूम है, लेकिन चूंकि आप पुलिस प्रशासन में रह चुके हैं, इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? और जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, या कहा जाए उसमें काफी हद तक सफल भी हो चुके हैं इस्लामिक ताकतें, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? आपके अनुभव क्या कहते हैं? देखिए प्रसून जी, दुर्भाग्य से इस देश में अभी तक कोई केंद्रीय कानून, सेंट्रल लॉ नहीं बना है जो पार्लियामेंट ने पास किया हो, जो डेटरेंट हो, जिसमें सजा का प्रावधान ऐसा हो कि जो इसके लिए अपराधी पाए जाएं, चाहे वो SDI के हों, PDFI के हों या किसी और संगठन से जुड़े हुए हों, या आसाम के किसी समवर्ती स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर आए हैं, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है। तमाम स्टेट ने कोशिश की है अपने तरीके से। मध्य प्रदेश ने तो यहाँ तक कहा कि यदि धर्मांतरण पर हम लोग मृत्यु दंड तक का सजा का प्रावधान कर सकते हैं। जब तक इस तरह का मैसेज इन लोगों को उत्तर प्रदेश में उम्र कैद तक का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन सवाल फिर उठ रहा है। लेकिन सवाल उठता है वेद भूषण जी, जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, सभी राजनीतिक पार्टियां इसके बारे में अपना पुरजोर समर्थन सरकार को नहीं करेंगी। केवल हिंदू मुस्लिम या राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को खुश करने के लिए
केवल उनके लिए लड़ा जाएगा, तब तक इस पर बहुत ज्यादा एक्शन होने की संभावना नहीं है। क्योंकि चलिए, ठीक हालांकि है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म प्रचार करना अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना किसी का अधिकार नहीं है। लाभ, लोभ में, प्रलोभ में, लालच में, धमका कर, फटका कर या और किसी तरह की चीज कर कर वो एक ऑफेंस की कैटेगरी है। तो इसके बारे में जब तक राजनीतिक पार्टियां और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस का, सरकार मिलकर इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं करेंगे, बेहद अहम ये बात कर रहे हैं वेद डेमोक्रेसी भूषण जो जी, कह रहे हैं सकती है। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है। शांत प्रकाश जाटव जी, धर्मांतरण विरोधी कानूनों का औचित्य क्या है जब इच्छा शक्ति ही नहीं है? केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार, निकाल के बाहर करिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोका किसने है? देखिए, ये जो धार्मिक जिस तरीके से अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये तुरंत और आनंद फानंद में नहीं हुआ है। जी। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, उसके तहत हुआ। और जिस तरीके से वेद जी ने कहा, ये राजनीतिक जो कारण है उसको इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है देख सकते हैं। ज्यादातर लोग जो धर्मांतरित हुए हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे जो है दक्षिण भारत। अब पंजाब में जिस तरीके से बात कही, तो पहले 2001 की जनगणना में लगभग 1.5% थे और अभी अनुमानित जो है 15% वहाँ ईसाइयत में कन्वर्ट हो चुके हैं लोग। अब ये सब चीजें कैसे हुई, इसके लिए पिछली सरकारों ने क्या प्रयास किए, आपको याद होगा। शांत प्रकाश जाटव जी, अगर पिछली सरकारों ने क्या किया तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। आपके 11 साल हो रहे हैं केंद्र में, उत्तर प्रदेश में दूसरा टर्म पूरा करने जा रहे हैं, आसाम में लंबा समय आपने किया, अब इसके बाद आप लोगों को चाहिए क्या? आप मेरी बात पूरी होने तो देते। जी मैं समझ गया, समय की कमी है। मुझे लगता है कि आप अगर सीधे मुद्दे पे बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। शांत प्रकाश जाटव जी, हम भी इस विषय पर बात करने के लिए तैयारी करके बैठते हैं ना जी। आप एकदम बात को लेकर के गए, आप केवल मुसलमान पर घुमा रहे हैं। मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ईसाई पर भी, और यहाँ का जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो ईसाई, न मैं ईसाई पे ले जा रहा हूँ, न मैं मुसलमान पे ले जा रहा हूँ, मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों पे ले जा रहा हूँ। शांत प्रकाश जाटव जी, आप सुनिए ना मेरी बात। जहां आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो करेगा कौन? राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही तो करेगी। तो सुनेंगे कि नहीं आप? जी मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। कर ही लेंगे हम। उससे पहले रंगनाथ मिश्र के बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा। रंगनाथ मिश्र कमीशन जो आया, उसने शेड्यूल कास्ट को क्या नाम है, उनको जो धर्मांतरित हो चुके हैं, दलित ईसाई और दलित मुस्लिम। जाटव साहब, मैं आपके प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। आप रंगनाथ मिश्र के पास चले गए हैं। आपसे तो बात करना ही बड़ा मुश्किल है। जाटव साहब, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, असम में मुश्किलें क्या आ रही हैं? नहीं, असम में मुश्किलें क्या आ रही हैं? अगर आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिम है, तो हटाने में क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं हटाए जाते जैसे आप कह रहे हैं। एकदम पकड़ा गला और है ना बाहर निकाल दिए लोगों की। शांत प्रकाश जाटव जी, कैसे कोई प्रक्रिया तो बताएंगे कि जहां से शुरुआत करेंगे? इतना गंभीर विषय दे रहा था, आपने उसमें उसे रोक दिया और आप सीधा आसाम के ऊपर ले गए। आसाम में भी सब प्रक्रियाएं हो रही हैं, आसाम से भी लोग निकाले जा रहे हैं। केवल यहाँ पर जो है ना, बांग्लादेश से जो यहाँ पर मुस्लिम आए हुए हैं, उससे यहाँ पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है। यहाँ पर रह करके जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ईसाई बनाया जा रहा है और तमाम तरीके के षड्यंत्र करके। मैं यहाँ इंदिरापुरम में रहता हूँ, मैं समझता हूँ 10 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो ईसाई स्कूल हैं, मगर यहाँ पर ईसाइयों की तादाद तो 1% भी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। केवल हम बांग्लादेश से, आपको बता दें कि इंदिरापुरम वह इलाका है जो दिल्ली एनसीआर से लगता हुआ है। क्रिश्चियंस के बारे में भी बात करने की आवश्यकता है। जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं, वो हिंदू बन के रह रहे हैं, मगर वो है ईसाई। इसलिए इस चीज को भी ध्यान करने की जरूरत है। ध्यान करने की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरत है कार्रवाई की। हमारे साथ सुमित गर्ग जी मौजूद हैं। सुमित गर्ग जी, आपसे सवाल है। सुमित गर्ग जी, आपसे सवाल है कि जब आप पहला तो यही बता दीजिए कि धर्मांतरण को आप देश के लिए खतरा मानते हैं या नहीं? प्रसून जी जय हिंद। प्रसून जी, जिस मुख्यमंत्री को लेके, जिनके वक्तव्य को लेके आज ये डिबेट रखी है, पहले तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि उनका खुद की ही कैरेक्टर
क्वेश्चनेबल है। वो कल तक कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में है, कल हमारी बात करते थे, आज बीजेपी का एजेंडा लेके चल रहे हैं, कल क्या कहेंगे कोई नहीं कहता। खैर, मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। उन्होंने लंबी चौड़ी बात करी प्रसून जी। ये 12 राज्यों की बात है सुमित गर्ग जी, याद रखिए। मेरा मुद्दा असम के मुख्यमंत्री नहीं है, मेरा मुद्दा धर्मांतरण है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्मांतरण को आप राज्य के लिए खतरा मानते हैं या नहीं? आपने उनको पूरी अपने ओपनिंग कमेंट में कोट किया, इसलिए मैंने वो बात करी जी। मैं ये कह रहा हूं कि आपके विश्वास आपसे ये पूछा जाए, उन्होंने बड़े लंबे चौड़े तरीके से बताया, घुसपैठिए आ गए। प्रसून जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब बीजेपी के साथी घुसपैठियों की बात करते हैं। मैं कहता हूं अगर ये बात करते हैं कि इस देश में घुसपैठिए आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो असम के मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरा, इस देश के बॉर्डर को पेनिट्रेट करने की अगर कोई जरूरत कर रहा है, तो इस देश के बॉर्डर की रक्षा करना इस देश के गृह मंत्री का प्रथम कर्तव्य है। अरे आपका क्या कर्तव्य है ये भी बता दीजिए डॉक्टर सुमित गर्ग जी। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपने धर्मांतरण संबंधी कानून को कैंसिल कर दिया। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं और सीधे शब्दों में पूछ रहा हूं, सीधा जवाब चाहिए आपसे। धर्मांतरण कानून का विरोध करते हैं या नहीं? उसे राज्य के ऊपर खतरा मानते हैं या नहीं? मैं आपकी एक बात का जवाब दूंगा और बड़े ही सहिष्णुता के साथ दूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी का डीएनए मेरे में है। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो क्या ये चुनाव आते ही ये दौर क्यों चालू होता है? इससे पहले हेमंत बिस्वा को ध्यान नहीं आया। इससे पहले का चुनाव अगर आपको याद दिला दूं प्रसून जी, इससे पहले का चुनाव था जब सिटीजनशिप रजिस्टर लेके आए थे। क्या हुआ? 5 से 7 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल। सुमित गर्ग साहब, आप लोग अपने पार्टी का तो कम से कम स्टैंड बता दीजिए, जनता को कम से कम क्लियर तो जाए आप सोच क्या रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। मैं आ रहा हूं ना, मैं बिल्कुल प्रसून जी थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं एक बात का जवाब देके जाऊंगा। बात जो चलिए आपकी बात पर आ जाए। आपने मेरी पार्टी का स्टैंड किया तो सिद्धरामैया साहब की बात करी। देखिए, हम वो पार्टी है जो इस देश के संविधान को अक्षरशः मानते हैं। हम वो पार्टी है जो ये मानते हैं कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का उतना ही अधिकार है इस देश के संविधान पर जितना बहुसंख्यक का है, उतना ही अल्पसंख्यक का है। इसलिए देश के संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने, पालने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। अगर इसके बियॉन्ड कोई जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समाज का हो, रिलीजन का हो, वो इसके बियॉन्ड जाता है तो वो कानून की अवहेलना करता है, कानून सम्मत। तो आप मानते हैं जो धर्मांतरण कानून बना था कर्नाटक में, जिसको आपकी सरकार ने 2023 में रद्द कर दिया, वो असंवैधानिक था? मैं वही कह रहा हूं, मैं आ ही रहा हूं। आपकी ये बात भी थी, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। आपने जो बातें करी, मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में 2021 में लेके आए, यूपी में लेके आए, हर जगह लेके आए। आप ये देखिए प्रसून जी, आपने उनमें क्या शब्द जोड़े? आपने शब्द जोड़े धोखा, प्रलोभन, अनुचित लाभ, यही तो शब्द है ना। मैं ये कह रहा हूं ये तो आप भारतीय संविधान के तहत पहले ही गुनाह है, लेकिन सुमित गर्ग जी आप कह रहे इनकी कोई, मैंने नहीं जोड़ा, ये सरकारें बना रही है कानून। केवल और केवल इनको जोड़ दिया और केवल धार्मिक तुष्टीकरण के लिए इनका आप उपयोग कर रहे हैं, इसका हमें ऑब्जेक्शन है। चलिए ठीक है, ये धार्मिक तुष्टीकरण है या देश के साथ धोखा? वेद भूषण जी आप ही साफ कर दीजिए। देखिए, जो धर्मांतरण अभी तक हुए हैं, आप पूरे वर्ल्ड के इतिहास में देखिए, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, आसाम को भी भूल जाइए, पूरी दुनिया में अमेरिका सबसे उन्नत और सबसे डेवलप कंट्री माना जाता है। आज अमेरिका में जो घुसपैठियों की स्थिति ये हो चुकी है, चाहे वो क्रिश्चियन घुसपैठियां, चाहे वो मुस्लिम है, 40,000 की फोर्स मैक्सिको बॉर्डर पर लगाने की वहां पर कोशिश की गई है, तैयारियां की जा रही हैं। कह देना के बॉर्डर पर वहां पर गोली मार दी जाए, बॉर्डर पर रोक दिया जाए, सरकार विफल हो गई है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, वर्ल्ड के कौन सा कंट्री घुसपैठियों से सुरक्षित है? परंतु उनको बचाना, उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देना। दिल्ली में आपने देखा कि अमानतुल्लाह खान किस तरह से 10-10 हजार रुपए देकर, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड देकर किस तरह से मुस्लिम्स को तुष्टीकरण कर रहे थे। तो ये राजनीतिक पार्टियों को खुद भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। सुमित गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमित गर्ग जी से जल्दी से जवाब चाहते हैं जी। वेद जी ने कई सारे देश गिनाए,
वेद जी मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछता हूं, उनमें से कौन सा कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है अपने दुश्मन देशों से घिरे हुए हो? एक का भी नहीं है। अगर वो लगाए हैं तो फिर अरे अमेरिका से लगे, अमेरिका से 4 कंट्रीज में बता रहा हूँ आपको। बांग्लादेश से लोग आ रहे, आप उसकी बात नहीं कर रहे। अरे पहलगाम में लोग आ गए, यहाँ पे हमला करके चले गए, देश की सरकार आज 3 मार दिए, आज 3 पाकिस्तानी मार दिए। आपको शायद आपको डॉक्टर सुमित गर्ग जिस तरीके की बातें आप घुमा रहे हैं, जनता समझ रही है कि आप किस मानसिकता से बात कर रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, मुझे अच्छा लगता अगर आप शांत प्रकाश जाटव जी पे हमला करते, बीजेपी पे हमला करते और कहते कि ये अपनी ऐसे घुसपैठियों को निकालना चाहिए, उनको देश से बाहर करना चाहिए, जिसमें बीजेपी असफल रही। लेकिन आप असल में घुसपैठियों को एक तरीके का कवच दे रहे हैं जो देश के लिए खतरा है। वेद भूषण जी भी यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल गलत बात आप कोट नहीं करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ आज ये एक भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं है, देश के अंदर आया कैसे आया है तो उसको बाद में भेजा। यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था। यही स्टैंड होना चाहिए देश की एकता और अखंडता के लिए, इसी तरह की बात होनी चाहिए। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यही विराम देना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों से इस चर्चा में हम दोबारा जुड़ेंगे। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।